राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है और खास तौर पर हिमाचल और कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद फिर एक बार करवट ले रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरीश रावत जी। तो हरीश जी, अभी बाजुओं में बहुत जोर है। निश्चित तौर पर जिस समय तक कांग्रेस एक बार सत्ता में वापसी नहीं करती है, हरीश रावत न थकने वाला है न मेरे बाजू कमजोर पड़ने वाले हैं। अभी जो हिमाचल और कर्नाटक के बाद जो जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये उत्तराखंड से भी हो सकता था, उससे ठीक पहले उत्तराखंड था। हाँ, बिल्कुल ठीक आपने कहा। उसके 3 फैक्टर हैं। एक फैक्टर उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव होना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश को वर्चुअली इन्होंने हिंदू मुसलमान के ऐसे सवाल खड़े कर दिए, उसका असर उत्तराखंड पे भी पड़ता है। नंबर 2, हम कुछ चीज़ों को ठीक से सुलझा नहीं पाए। मैं अभी तक वो सामूहिक नेतृत्व को खोज रहा हूँ। जिस सामूहिक नेतृत्व के साथ हम चुनाव लड़े थे, कहाँ है वो सामूहिक नेतृत्व, उसको खोज रहा हूँ। और तीसरी बात जो है, हमने वादे किए मगर जो एजेंडा रखा, जब मैं उस एजेंडे को रख रहा था, पर्याप्त समय पहले रख रहा था, तो उस समय हमारे साथियों ने कुछ सवाल खड़े कर दिए। और जब तक हम लोग सहमत हुए और हमने उसको अपने एजेंडे का पार्ट बनाया, तब तक आधा चुनाव निकल गया और हमारे वादे, हमारी बातें लोगों तक नहीं पहुंच पाई। और आप कर्नाटक देखो, हिमाचल ने उसी ओल्ड पेंशन स्कीम को, उसी गैस सिलेंडर को, उसी बिजली को, उन्हीं युवाओं को पैसे को, महिलाओं के लिए सुविधाओं को अपना आधार बनाया, जिनको हम कह रहे थे। मतलब आपका कहना यह है कि काम होना भी चाहिए और होते हुए दिखना भी चाहिए। जो नहीं दिखा उत्तराखंड में, कर्नाटक और हिमाचल में दिखा सामूहिक नेतृत्व। हाँ, वहाँ कांग्रेस के लोगों ने संजीदगी दिखाई। देखिए, जहाँ लोग होंगे, व्यक्तित्व होंगे, तो सवाल उठते हैं, उनके सबके समर्थक होते हैं, उनकी आकांक्षाएं भी होती हैं, लेकिन वहाँ की लीडरशिप ने उस चीज़ को मैनेज किया और शायद हम ठीक से मैनेज नहीं कर पाए। अभी आपने कहा कि मैं उस सामूहिक नेतृत्व को ढूंढ रहा हूँ जो कर्नाटक और हिमाचल में अपनी क्षमता को साबित कर पाया। तो अभी जो नेतृत्व है वो सामूहिक नहीं है, इसीलिए तो हमने चतुर्भुज नेतृत्व कहा। उसमें जो है, पहले एक अनचाही भुजा मैं भी हो जाता था, मैंने अपने को पीछे कर लिया। मैंने कहा भाई, हमारी कोई अब आकांक्षा नहीं है, हम पीछे से कार्यकर्ता के तौर पर काम करें। चुनाव से पहले की जो प्रक्रिया होती है, यानी नवंबर में चुनाव प्रस्तावित है, तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो स्टेट का होता है, उसको निर्वाचक नामावली का शुद्धिकरण और तमाम ऐसी प्रक्रिया होती है जो होनी चाहिए। अभी कुछ नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं कि चुनाव टालने की कोशिश हो रही है। आपने भी पिछले दिनों कहा, क्या है इसके पीछे? भाजपा बेईमान है, ये नहीं करवाएंगे। जानते हैं नगर पालिकाओं के चुनाव में हम हार रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की तरीके से खुली बेईमानी नहीं कर पाएंगे। यहाँ कांग्रेस सजग है। क्या एक नई लड़ाई कांग्रेस लड़ने जा रही है निकाय चुनाव को समय पर करवाने के लिए? मैं समझता हूँ आपके सुझाव को आपके प्रश्न को कांग्रेस को सुझाव मानना चाहिए। लोकसभा की बात करता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि टाइम उसमें भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। इलेक्शन ईयर लगभग शुरू हो गया है। तो हरक सिंह रावत जी भी कह रहे हैं हरिद्वार से चुनाव लड़ना है। हरिद्वार आपकी पुरानी कर्मस्थली और राजनीतिक क्षेत्र, और वैसे तो पूरा राज्य ही है। तो आप की तरफ से ये भी एक बातें आ रही हैं कि जब वो वापसी हुई थी उनकी कांग्रेस में, तो 2 शर्तें हुई थी कि 2 चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक ये शर्त भी हुई थी, क्या ये सच है? इस पर मैं कोई बात, देखो, पार्टी की बातें मैं मीडिया में डिस्कस नहीं करता। जो हकीकत है वो सब जानते हैं। और एक यूनिफॉर्म फार्मूला है। जिन लोगों ने 2016 के अंदर सरकार गिराई, उन्होंने लोकतंत्र के साथ भी ज्यादती की, कांग्रेस के साथ भी ज्यादती की। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। यदि वो ऐसा नहीं करते तो कांग्रेस आज भी, उस समय भी सत्ता में होती, आज भी सत्ता में होती। तो कम से कम ऐसे लोगों को जो है, एक बार प्रतीक्षा करके कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए काम करना चाहिए। और जब काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो है, चीज़ें समय माफ करता है। धन्यवाद हरीश जी, आपने समय दिया। तो ये थे हरीश रावत जी। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की है, स्मार्ट सिटी से लेकर निकाय चुनाव से लेकर 2024 की क्या तैयारी है और सरकार को क्या करना चाहिए, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। तमाम मुद्दों पर उनसे बहुत विस्तार से बात हुई है। अपने सहयोगी कैमरामैन मनबर रावत के साथ मुनि की रेती से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी।